हेलो। आवाज आ रही है बेटा? यस बताओ प्लीज, आवाज आ रही है? यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो हम चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन में एग्जम्पशन ये टॉपिक पे थे। यस, हम एग्जम्पशन ये टॉपिक पे थे चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन में। तो चलिए एग्जम्पशन इस टॉपिक को खत्म करते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? चलो, डन 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 डन। आ जाइए एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन में बेटा हमने क्या देखा था? पहले हेल्थ केयर सेक्टर। यस, हमारी स्टोरी लाइन क्या थी? हमारी स्टोरी लाइन थी पुष्पा की तबीयत खराब हुई, हेल्थ केयर सेक्टर। इसमें इस बार थोड़ा इस पर ध्यान देना कि रूम रेंट अगर 5,000 से ज़्यादा होगा, अदर देन आईसीयू, सीसीयू एक्सेट्रा, तो वो केस में उसके ऊपर टोटल रूम रेंट पे जीएसटी आएगा। तो ये हमने देखा हेल्थ केयर सेक्टर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर, वो पूजा पाठ में लग गया। ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप आपने रीड किया होगा। ओके, बहुत बड़ी लैंड थी एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद में यहाँ पे उसने लॉयर को बुलाया क्योंकि खेती का बंटवारा करना था। तो खेती का बंटवारा करना था तो उसके लिए लॉयर को बुलाया गया। तो लीगल सेक्टर हमने देखा, लीगल सेक्टर में सारी एंट्रीज हमने देखी। नेक्स्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जहाँ तक देखा जाए तो मेनली बेटा यही था कि स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ओके, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या बेनिफिट है, कहाँ एग्जम्पशन है, रेलवे में, वाटर में और एयर में। एयर में खास बात बस इस बार ये है कि जो ये स्पेसिफाइड एरिया में टिकट का जाना और आना एग्जम्पशन था, अब वो एग्जम्पशन ओनली इकोनॉमिक क्लास को रहा है। पहले सारे क्लास को था, अब वो इकोनॉमिक क्लास को ही एग्जम्पशन दिया है उन्होंने। बाकी पूरा एयर टैक्सेबल है। नेक्स्ट हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड होगा तो जीटीए कुरियर टैक्सेबल है, बाकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है। रेलवे पूरा टैक्सेबल है, इनलैंड वाटरवे एग्जम्प्ट है। एयर और वेसल होगा तो एयर और वेसल के केस में बाहर से इंडिया में अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो बाय एयर एग्जम्प्ट है और वेसल टैक्सेबल है। विद इन इंडिया होगा, फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया टू अनदर कस्टम सब स्टेशन ऑफ इंडिया, तो टैक्सेबल है। तीसरा, इंडिया से इंडिया के बाहर होगा तो ये एग्जम्पशन है अप टू 30 सितंबर 2022। उसके बाद में ओके यहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, पाइपलाइन और कंड्यूट्स, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। नाउ ये लिस्ट याद करके जाना, डॉक्टर मोना। ओके, ये गुड्स अगर जीटीए के थ्रू कभी जीटीए का क्वेश्चन आ जाए या कोई क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट आ जाए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, राइस बाय जीटीए रेल वेसल एग्जाम। ऑर्गेनिक मैन्योर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जाम। न्यूज़पेपर और मैगजीन ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एग्जाम। रिलीफ मटेरियल और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, तो ये सारे एग्जाम रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो अगर जीटीए सर्विस देगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ओनली रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस एंड टीसीएस, ठीक है। अब एक बात रखना कि गवर्नमेंट ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए लिया होगा, ओनली टीडीएस काटने के लिया होगा अंडर सेक्शन 51। तो उसको अगर जीटीए ने सर्विस दिया, इवन दो गवर्नमेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, उसको अगर सर्विस दिया तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन रहेगा। इस बार ये एग्जम्पशन थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना कि अगर आपने यहाँ पे सर्विस बाय ऑफ गिविंग ऑन हायर, ओके, आप हायरिंग पे दे रहे हो क्या, तो आप हायरिंग पे दे रहे हो मोटर व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ओके, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, और ऐसा मोटर व्हीकल जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज़्यादा है, तो मतलब मोस्टली बसेस, वो अगर वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया जा रहा है तो एग्जाम। लोकल अथॉरिटी को
जैसे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर ईओवी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल ईवी बसेस दी जा रही है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज़्यादा है तो एग्जम्प्ट है। अगर आपने व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आपने अपना ट्रक वगैरह जीटीए को दिया रेंट पे तो वो एग्जम्प्ट। और अगर हायर टू अ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन ऑफ अप टू हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो ये जो है अगर आप अपना मोटर व्हीकल ऐसे बंदे को रेंट पे देते हो, सुनो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट नोट से थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, मैंने नोट्स में प्रॉपर उसकी डायग्राम निकाली है। आप अगर मोटर व्हीकल ऐसे बंदे को रेंट पे देते हो जो आगे स्कूल को रेंट पे दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, तो वो केस में एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आ जाइए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिशन फॉर योर एग्जाम। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखो पहले क्या था, ध्यान से सुनना, अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यानी आपका रहने लायक बनाया हुआ घर, मतलब आपका फ्लैट हाउस बंगलो, और आपने रेसिडेंस यूज के लिए दिया, पुराना एग्जाम्पशन ऐसा था कि आपने रेसिडेंस यूज के लिए दिया तो वो टोटली एग्जाम था। फिर वो रेसिडेंस यूज रजिस्टर्ड को दो या अनरजिस्टर्ड को दो, जिसका एग्जाम्पल कि मैंने अपना घर रेंट पे दिया, किसी को भी दिया हो एग्जाम, इवन मैंने कंपनी को दिया हो एज अ गेस्ट हाउस, सुनो इवन दो मैंने कंपनी को दिया हो एज अ गेस्ट हाउस, वो भी एग्जाम था। ओके, वो भी एग्जाम था। एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, अब उन्होंने क्या ऐड कर दिया कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल होगा और ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा। अगर आपने सुना, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा तो अब वो टैक्सेबल होगा और रिवर्स चार्ज में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना घर हाउस विला ओके रेंट पे दे रहे हो, किसको रेंट पे दे रहे हो, तो आप दे रहे हो रेंट पे कंपनी को, रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, होटल वालों को रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। समझ लो आपने अपना घर जो है एयरबीएनबी को दे दिया ऑन रेंट, ओके रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जीएसटी। इन सिंपल वर्ड, ओके ध्यान से सुनना, अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस और अब ये रजिस्टर्ड को दिया तो टैक्सेबल और रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा, और अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जाम। तो बेटा मैं ये कहूँगा कि इस एंट्री का बहुत अच्छा एनालिसिस मैंने किया, और ये एनालिसिस मैंने अमेंडमेंट में किया हुआ है। ओके, कि रेसिडेंट को दिया, उसके बाद में और रजिस्टर्ड को दिया रेसिडेंस पर्पस, अनरजिस्टर्ड को दिया, तो इसका एक एनालिसिस मैंने किया हुआ है। तो आपने अमेंडमेंट लेक्चर जरूर देखना जिसमें आरसीएम चैप्टर जो है, आरसीएम चैप्टर में यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है। मैंने आपको कहा है कि चार्ट रिवीजन के साथ साथ आपको ओके यहाँ पे अमेंडमेंट देखनी है और आरसीएम चैप्टर जरूर देख के जाना, इस बार इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पशन है। उसके बाद में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ये एग्जाम्पशन लेते हैं। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या एग्जाम्पशन है मैं बता देता हूं। अगर यहाँ पे कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है फॉर एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस, इंडिया में किसी ने भी किसी को, ध्यान से सुनना, इंडिया में किसी ने भी किसी को डिपॉजिट्स दिए, लोन दिए, एडवांसेस दिए और उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, जरूरी नहीं बैंक, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर, आप भी अगर अनसिक्योर्ड लोन देते हो ओके या डिपॉजिट देते हो, एडवांसेस देते हो और उसका कंसिडरेशन आपको किस में मिल रहा है, इंटरेस्ट में मिल रहा है, डिस्काउंटिंग में मिल रहा है, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। डिस्काउंटिंग मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग, ओके, तो आपको अगर उसका कंसिडरेशन डिस्काउंटिंग फॉर्म में मिल रहा है तो वो सिचुएशन में एग्जम्प्ट रहेगा। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, अगर क्रेडिट कार्ड सर्विसेज है और क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगाया गया तो वो केस में एग्जम्पशन नहीं रहेगा। बी केयरफुल, क्रेडिट कार्ड सर्विस में यानी क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन नहीं रहेगा। उसके बाद में इंटरेस्ट सेल परचेस और सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, ख्याल रहे अगर आप फॉरेन करेंसी सेल परचेस कर रहे हो मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके दे रहे हो ओके, जैसे डॉलर टू यूरो, डॉलर टू रुपीज एक्सेट्रा, अगर ये जो है अमॉन्ग्स बैंक होगा,
मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक पे फॉरेन करेंसी कन्वर्ट हो रही होगी। अमॉन्ग्स डीलर होगा, एक डीलर दूसरे को कन्वर्ट करके दे रहा है, ऑथराइज डीलर ऑफ फॉरेन करेंसी। या बैंक या डीलर्स, ये डीलर मतलब कौन से डीलर हो गए? ये डीलर मतलब वो डीलर जिनको अथॉरिटी दी है फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करने की, जिसे हम मनी चेंजर कहते हैं। ये बहुत सारे डीलर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, जो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके दे रहे हैं। तो एग्जम्पशन कहाँ पे है? एग्जम्पशन ये है कि भाई इंटरेस्ट ऑन सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, एक मिनट, यहां इंटरेस्ट वर्ड गलती से आया। सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, ये चाहिए। सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग्स बैंक, अमॉन्ग्स डीलर, अमॉन्ग्स बैंक एंड डीलर, तो वो केस में एग्जम्पशन रहेगा। पर ख्याल रहे, अमॉन्ग्स बैंक, अमॉन्ग्स डीलर मतलब बैंक टू बैंक, डीलर टू डीलर, बैंक टू डीलर। अगर ये ट्रांजेक्शन कस्टमर के साथ हुआ, सुनिएगा, ये ट्रांजेक्शन अगर कस्टमर के साथ हुआ तो वो टैक्सेबल रहेगा। प्लीज ध्यान से सुनो, वो अगर ये ट्रांजेक्शन कस्टमर के साथ रहा तो वो टैक्सेबल रहेगा। नाउ उसके बाद में ऑल अदर सर्विसेज ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी आर टैक्सेबल। अगर बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन आता है, आई रिपीट, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन आता है तो बैंक की सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, बैंक की सारी सर्विसेज टैक्सेबल है। ओके, बस इंटरेस्ट, बैंक का जो इंटरेस्ट है लोन का, डिपॉजिट का, एडवांसेस का, वो एग्जम्प्ट है। अगर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है टैक्सेबल है। और सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी बैंक टू बैंक होगा तो एग्जम्प्ट है, बैंक टू कस्टमर होगा तो टैक्सेबल है, तो बैंक टू डीलर होगा तो एग्जम्प्ट है, अमॉन्ग्स बैंक एंड डीलर तो एग्जम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल रहेगा। बाकी ओके, दो एग्जम्पशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वैप होता है, तो अगर अमाउंट 2000 रुपए का होगा तो वो 2000 का जो कमीशन बैंक चार्ज करती है, ओके, अगर कोई ट्रांजेक्शन स्वैप का 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ तो रिसीविंग बैंक यानी जिसकी स्वैपिंग मशीन होगी, ओके, वो आपका कमीशन लेता है, तो उस कमीशन पे जीएसटी नहीं होगा अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे 2000 रुपए तक होगा। ओके, तो ये कुछ एग्जम्पशन बैंकिंग सेक्टर के थे। तो यहाँ पे हमने ओके खत्म किया ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एजुकेशन सेक्टर। इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से इसको अच्छे से पढ़ के जाना और थोड़ा ये एग्जाम्पशन को अच्छे से समझ लो। सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रही है, ओके, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे स्कूल पब्लिक हो, प्राइवेट हो या इंटरनेशनल स्कूल हो, उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। दूसरा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ध्यान सुनना, ओके, अगर कोई भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशन है, वो अप्रूव्ड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन ये सर्विसेज दे रही है उस क्वालिफिकेशन में जो अप्रूव्ड बाय लॉ है। जैसे बीकॉम हुआ, एमकॉम हुआ, इट इज अप्रूव्ड बाय लॉ। ओके, ऐसी बहुत सारी डिग्री और डिप्लोमाज है और वो अप्रूव्ड बाय लॉ है। तो ऐसे केस में इंडिया के सारे कॉलेजेस जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, ओके, जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, तो ये जो सर्विसेज देंगे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज लाइक एनसीवीटी, एससीवीटी, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, या एनसीवीटी के कोर्सेज हो गए, ओके, या स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज हो गए, मोस्टली आईटीआई कोर्सेज हो गए, तो वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी। या नेक्स्ट, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, यानी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड, ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट। ओके, जो हमारे एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड हो रहे हैं, तो उनकी सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी। अगर ये 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, चलो कौन कौन सी 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, सारे इंडिया के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड है फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ मतलब वहां लिख देना इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ से रिकॉग्नाइज नहीं चाहिए, इंडियन लॉ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी। ओके, एनसीवीटी और एससीवीटी जो है बुक में अगर आप देखोगे तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इनके आईटीआई के कोर्सेस, या फिर हमारे स्टेट एजुकेशन बोर्ड या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे ओनली टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा तो एग्जम्पशन क्या है?
ओके, सर्विस सप्लाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए। और अगर ये सर्विस दे रहा है, ओके, एनी सर्विस, हाईलाइट करो, एनी सर्विस सप्लाइड बाय सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, एग्जम्प्ट रहेगा। कोई भी सर्विस अगर या स्कूल ने दी, कॉलेजेस ने दी, या अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने दी, या सेंट्रल और स्टेट बोर्ड ने दी रिगार्डिंग टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, और ये जो है कोई भी सर्विस स्टूडेंट को दिया, कोई भी सर्विस दिया, फैकल्टी को दिया या स्टाफ को दिया, तो एग्जम्प्ट है। जैसे एजुकेशन फीस, लैब चार्जेस, ओके, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, कैटरिंग एक्सेट्रा, कोई भी सर्विस, एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, तो एग्जाम। पर ख्याल रहे, सर्विस एग्जाम्प्ट है, गुड्स नहीं। अगर कोई स्कूल या कॉलेजेस वाले गुड्स बेचते हैं अपने स्टूडेंट को, जैसे बुक्स हो गए, स्टेशनरी होगा, आजकल तो स्टेशनरी का बिजनेस चालू है, तो स्टेशनरी दिया जा रहा है, तो वो एग्जाम्पशन में नहीं है, हम सर्विस की बात कर रहे हैं। तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस दे रही है और स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दे रही है, तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। यहां तक समझा क्या बेटा? समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो, चलो फटाफट यहां पे 1 टाइप करो, ठीक है। कोई यहां पे नेक्स्ट जो देखो, सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फीस। हाँ, अब देखो पहले लाइन में क्या कहा कि एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, वो एग्जाम्प्ट रहेगा, ये फर्स्ट लाइन में उन्होंने कह दिया, ठीक है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट नहीं है आपका, सुनिए, बहुत सी बार वो जो है आपका स्टूडेंट नहीं है, ओके, अभी तो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन चालू है, और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन चालू है जिसकी एंट्रेंस फीस लिया गया, अभी तक आपका स्टूडेंट नहीं बना, पर उसने आपके कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम दी है। तो जो अब सवाल ये है कि उसको हमने एंट्रेंस फीस चार्ज किया, तो क्या वो एंट्रेंस फीस ऐसे बंदे को चार्ज किया जो अभी तक स्टूडेंट नहीं है, पर स्टूडेंट बनने वाला है, आई रिपीट, बस स्टूडेंट बनने वाला है, तो क्या वो सिचुएशन में यहां पे, ओके, सुनिए, वो सिचुएशन में यहां पे जो एंट्रेंस फीस उसको लगाई वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा? तो यस, वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। बस ये 2 एक्टिविटी एग्जाम्प्ट है, इसके अलावा बाकी कोई भी चार्जेस स्कूल, कॉलेजेस या सेंट्रल स्टेट बोर्ड लेती है, और कोई भी सर्विस देती है, तो वो टैक्सेबल है। जैसे एनी सर्विस अप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देन इट इज टैक्सेबल, लाइक ऑडिटोरियम ऑफ स्कूल गिवन ऑन रेंट फॉर सेमिनार, प्लेसमेंट सर्विसेज, ओके, फ्रेंचाइजी सर्विसेज, जो सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दी गई, वही एग्जाम। स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ के अलावा बाकी किसी को भी सर्विसेज दिया तो वो टैक्सेबल होगा। ये तो हमने देखा सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप समझ रहे हो, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस देगी, ओके, बाय, तो वो एग्जाम्प्ट है। कुछ सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो एग्जाम्प्ट है, सुनिए ध्यान से, ओके, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ, कुछ सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो सर एग्जाम्प्ट है, थोड़ा ये लर्न करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, किसका ट्रांसपोर्टेशन? जिसमें स्टूडेंट हो, फैकल्टी और स्टाफ हो, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की बसेस है, और वो सर्विसेज यहां पे स्कूल को दे रहा होगा तो एग्जाम। 1 मिनट, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर अगर इंडिविजुअल पेरेंट को सर्विस दे रहा होगा तो टैक्सेबल, सुनना मेरी बात, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर अगर इंडिविजुअल पेरेंट को सर्विस दे रहा होगा तो टैक्सेबल। अगर ये ट्रांसपोर्टर अपना बिलिंग स्कूल के नाम पे कर रहा होगा तो एग्जाम। दूसरा, कैटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, तो कोई भी कैटरिंग सर्विस अगर बिलिंग स्कूल के नाम का होगा तो एग्जाम। अब स्कूल के अंदर कैंटीन होगी और वो कैटरिंग सर्विस जो है वो डायरेक्ट स्टूडेंट को दे रहा होगा तो वो टैक्सेबल है। ये तीसरा, सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग, ये सर्विस अगर स्कूल को दिया तो एग्जाम। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 सर्विसेज बताओ कौन कौन सी 3 सर्विसेज? ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग, ये 3 सर्विसेज ओनली स्कूल को दिया, बाकी नहीं, एग्जाम ओनली इफ सप्लाइड टू स्कूल। तो ये 3 सर्विसेज अगर स्कूल को दिया तो ही एग्जाम। सर अगर ये सर्विसेज कॉलेजेस को दिया तो टैक्सेबल, या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो टैक्सेबल। ये 3 सर्विसेज सिर्फ स्कूल के लिए एग्जाम कहा गया। समझा क्या बेटा? बोलो समझा क्या? जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है बोलो यस और नो। समझा होगा तो यस लिखो, यस सर समझ में आया।
नेक्स्ट है सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल। ओके, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स करना, एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल। ऑनलाइन जर्नल्स आते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, अगर ये सर्विसेज कॉलेजेस को दिया तो ही एग्जाम, ये सर्विसेज कॉलेजेस को दिया तो ही एग्जाम, बाकी नहीं। तो देखो इसमें कैटेगराइजेशन है, पहली 3 सर्विसेज स्कूल को दिया तो एग्जाम, दूसरा ओके ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स ओके और पीरियोडिकल्स, ये सर्विस अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को दिया तो एग्जाम। ओके, और तीसरी सर्विसेज यहाँ पे तीसरी सर्विसेज, यहाँ ऐसा एरो को बता दो। ओके, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एडमिशन लेने के लिए बहुत से प्राइवेट कंपनीज हेल्प करती है, सर्विस देती है, या एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वो हेल्प करती है। तो अगर सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा तो ये सर्विस ओके तीनों को सॉरी ओके सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया, चारों को दिया तो एग्जाम रहेगा। ओके, ये एग्जाम्पशन देखो कैसे पढ़ना। अगर इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने ये 3 सर्विसेज दिया और ये स्कूल को दिया तो ही एग्जाम। ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स वगैरह ये सर्विसेज अगर कॉलेजेस को दिया तो ही एग्जाम। और लास्ट वाली सर्विसेज कौन सी, एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर ये किसी ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ये जनरल है, ये किसी को भी यानी ये चारों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो एग्जाम। तो इस तरह से आपने देखा बेटा ओके कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और नीचे मैंने दिया कि अगर आप यहाँ पे ओके प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होगा, ओके यहाँ पे ये तो मैंने गुड्स के बारे में कहा है, पर आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होगा जो अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट से और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हो रही है, तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी आएगा। चलिए, उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन लिए हैं। ओके, जैसे मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर ट्रेनिंग कोर्सेज आर अप्रूव्ड बाय डीजी ऑफ शिपिंग which are duly recognized under the provision of Maritime Shipping Act। मतलब यहाँ पे मैरिटाइम ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं ओके ये इंस्टीट्यूट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब जो शिप से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है ओके और वो मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अंडर द एक्ट, तो वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट मानी जाएगी। और अगर वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट मानी जा रही है तो उसके जो ट्रेनिंग कोर्सेज है वो एग्जम्प्ट रहेंगे। ओके, उसके बाद में Definition of educational institute includes Anganwadi and hence serving of food to Anganwadi shall also be covered under the said exemption। हमने क्या देखा ओके कि कैटरिंग सर्विस अगर स्कूल को दिया तो एग्जाम। अब देखो प्री स्कूल में क्या आता है, प्री स्कूल में आपके फर्स्ट के पहले ओके यानी अपर केजी लोअर केजी वगैरह है तो वो प्री स्कूल में आता है, जिसमें आंगनवाड़ी भी आता है। आंगनवाड़ी जो है वो भी प्री स्कूल में आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कैटरिंग सर्विस यहाँ पे आंगनवाड़ी को दिया गया तो वो आंगनवाड़ी को दिया वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। और कुछ और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है कि कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फीस तो ये एग्जम्प्ट रहेगा। इनपुट सर्विस टेकन फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, और एक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज तो वो टैक्सेबल रहेगा। पर आपको मैंने बताया कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ओके कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विस अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो वो यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा। तो चलिए बेटा एजुकेशन सेक्टर के ये जो क्लैरिफिकेशंस है ये क्लैरिफिकेशंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं सेकेंड, एंटरटेनमेंट सेक्टर। यहां तक समझ में आया क्या आपको? हाँ, एक सवाल आपका ये भी आ सकता है सर अगर बोर्डिंग स्कूल होगी तो अगर स्कूल हॉस्टल रन कर रहा है, पहले तो मैं बता दूं हॉस्टल सर्विस रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस तो एग्जम्प्ट है अगर ये अनरजिस्टर्ड को दिया, इसलिए स्कूल नहीं कोई भी अगर हॉस्टल सर्विस दे रहा है तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस है उसमें कवर हो जाता है। ओके, वो उसमें कवर हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर वो बच्चों को दिया अनरजिस्टर्ड को दिया तो इंडिया के सारे हॉस्टल वाले एग्जम्प्ट है क्योंकि वो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में आता है। ओके, लेकिन अगर कोई हॉस्टल हमने कोई यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को चलाने दिया, कंपनी को चलाने दिया तो वो केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा।
आया क्या आपको समझ में? बड़ा बोलो फटाफट, समझ में आया होगा तो यहाँ पे लिखिए यस सर। क्या बात है, आज जितने भी स्टूडेंट, आज एनर्जी नहीं लग रही है आपकी, बोलिए जोर से यस सर। अब देखिए बेटा, एग्जम्पशन रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट म्यूजियम। चलिए ओके, तो हमारी स्टोरी लाइन देखते हैं एक बार फिर से, हमारी स्टोरी लाइन देखते हैं एक बार फिर से। ओके, पुष्पा की तबीयत खराब हुई, पुष्पा की तबीयत खराब हुई। दूसरा सेक्टर, वो पूजा पाठ में लग गया। उसके बाद में उसके पास क्या थी? उसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी। ओके, उसने सोचा कि चलो बंटवारा करते हैं, तो वो लॉयर को बुलाया गया। अब इतने बड़े एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा होने वाला था, तो उसके सारे रिलेटिव आ गए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सारे रिलेटिव आ गए। ओके, कि भाई मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा। उसके बाद में अब रिलेटिव ने अपने साथ बड़ी बड़ी पेटियां लाई, माल मिलेगा भाई, माल मिलेगा, बड़ी बड़ी पेटियां लाई, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सेक्टर, तो उनको ओके यहाँ पे घर पे रहने के लिए जगह करवाई, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। इतने सारे रिलेटिव्स आए, बड़ी बड़ी पेटियां लाए। ओके, कुछ हिस्सा मिलने वाला है, कुछ तो माल मिलने वाला है, तो उनको घर पे रहने के लिए जगह दी, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। लेकिन यहाँ पे उनको रहने के लिए जगह दिया। अब उसको थोड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे, हाँ, रहने के लिए जगह दिया। इसमें बीच में पहले एंटरटेनमेंट सेक्टर डालेंगे। एंटरटेन मतलब इतने सारे रिलेटिव आए तो एंटरटेनमेंट हुआ, जलवा हुआ। ओके, कि भाई इतने सारे सब लोग, सारे रिलेटिव नजदीक आ गए, तो एंटरटेनमेंट हुआ, यहाँ पे जलवा हुआ। और तबीयत ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई तो यहाँ पे ओके उसने या पुष्पा ने पैसा किसी को नहीं दिया, बैंक में डाल दिया, बैंकिंग सेक्टर। ओके, और सबको एजुकेशन देना शुरू कर दिया कि तबीयत का ख्याल रखा करो, ये डाइट लिया करो, वो ओके यहाँ पे एक्सरसाइज किया करो, तो सबको एजुकेशन देना चालू कर दिया। इन शॉर्ट, पैसा किसी को बांटा नहीं, एजुकेशन देना चालू कर दिया। तो इन शॉर्ट ओके, अगर आप कुछ ऐसी स्टोरी बनाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम एंटरटेनमेंट सेक्टर। ये सेक्टर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, स्टार करना, ये सेक्टर का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए, सर्विस परफॉर्मेंस बाय फोक क्लासिकल फॉर्म आर्टिस्ट जो होगा, सर्विस परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट है जो फोक या क्लासिकल फॉर्म में म्यूजिक, डांस या थिएटर परफॉर्मेंस कर रहा है। एक मिनट फिर से, कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो परफॉर्मेंस दे रहा है इन फोक या क्लासिकल फॉर्म, ये जो पुराने डांस मोड होते हैं या म्यूजिक होते हैं, थिएटर होते हैं, जैसे राजस्थानी म्यूजिक, राजस्थानी डांस, ओके, ओडिशा, या फिर आप देखते हो हर स्टेट का अपना एक फोक डांस या क्लासिकल डांस होता है, म्यूजिक होते हैं, थिएटर परफॉर्मेंस होते हैं। अगर पर परफॉर्मेंस इनका कंसिडरेशन 1,50,000 या उससे नीचे अप टू 1,50,000 होगा, तो पर परफॉर्मेंस 1,50,000 होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। एक बार फिर से, फोक या क्लासिकल होना चाहिए, म्यूजिक, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस होना चाहिए, और पर परफॉर्मेंस कंसिडरेशन अगर 1,50,000 या लेस होगा तो यहाँ पे उनको क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन इफ दे आर एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ओके, कोई फोक आर्टिस्ट है, फेमस आर्टिस्ट है, और कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, अब वो बहुत फेमस हो गया और कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर एक्ट कर रहा है, तो फिर पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन कहीं परफॉर्मेंस दे रहा है तो 1.5 लाख तक के बिल तक उस पर जीएसटी नहीं आएगा। समझ लो कोई फोक आर्टिस्ट है और वो जो है यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस दे रहा है जहां बिल 2 लाख का हुआ, अगर बिल 2 लाख का हुआ तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। ऐसा मत करना 2 लाख माइनस 1,50,000, ओके, 2 लाख माइनस 1,50,000, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये था एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक एग्जम्पशन। दूसरा यहाँ पे सर्विस, ये फर्स्ट था, यहाँ ये जो था ये फर्स्ट था। नाउ सेकंड वन, सर्विस बाय एडमिशन बाय एंटरटेनमेंट इवेंट मॉन्यूमेंट्स और जू, एडमिशन इन, ओके, तो एडमिशन यानी टिकट चार्जेस, ओके, तो सर्विस और एडमिशन इन एंटरटेनमेंट इवेंट या मॉन्यूमेंट या जू, ये अलग अलग एंट्री है, पर मैं कंबाइन करके ले रहा हूं आपके समझने के लिए। अगर एंटरटेनमेंट इवेंट में कौन कौन से इवेंट हो गए? सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, या कोई अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो उसकी टिकट,
कॉन्सर्ट, पेजेंट्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स। देखो यहाँ पे अवार्ड फंक्शन में जा रहे उसकी टिकट, कॉन्सर्ट में जा रहे, पेंशन में जा रहे, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट या रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे उसकी टिकट, या प्लेनेटोरियम में जा रहे उसकी टिकट। अगर इसकी टिकट होगी और वो टिकट अमाउंट 500 रुपए से कम होगी, आई रिपीट, ओके 500 रुपए या उससे कम होगी, तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन मिलेगा। आई रिपीट, ओके अप टू 500, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 500, तो वो केस में एग्जम्पशन मिलेगा। अगर ये फंक्शंस में आप जा रहे होगे, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से एंटरटेनमेंट इवेंट है। लेकिन अगर आप ओके मॉन्यूमेंट्स में जा रहे, कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, एग्जाम्पल के तौर पे ताजमहल है, अजंता एलोरा है, और ये मॉन्यूमेंट्स देखने जा रहे और वहां के टिकट चार्जेस ओके विदाउट लिमिट एग्जम्पशन है। या आप जू में जा रहे हो, और जैसा म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू वगैरह, अगर आप इसमें जा रहे हो तो विदाउट लिमिट एग्जम्पशन है। आई रिपीट, विदाउट लिमिट एग्जम्पशन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप इस एंटरटेनमेंट इवेंट में जा रहे हो तो 500 रुपए तक एग्जम्पशन है, पर आप मॉन्यूमेंट्स में जा रहे हो या म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, जू वगैरह में जा रहे हो, तो यहाँ पे टिकट 1000 रुपए की हो, 5000 की हो या 10,000 की हो, वो टोटली एग्जम्पशन है विदाउट एनी लिमिट। इस बार अगर सवाल पूछा जा सकता है तो इस पे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको स्टार करना। सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आप लिख सकते हो ओके, रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर। आर्ट और कल्चर में आपको लिखना है तो लिख देना डांस क्लास, पेंटिंग क्लास, स्कल्पचर क्लासेस, ओके कोई आर्ट क्लासेस है, पेंटिंग क्लासेस है, ओके म्यूरल क्लासेस है, कल्चरल क्लासेस है। तो बेटा देखो, तो सर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, ये वर्ड जो है इन्होंने 2022 में ऐड किया था। ओके, बाय एन इंडिविजुअल, पहले ऐसा था कि कोई भी ये सर्विस दे, आई रिपीट, कोई भी ये सर्विस दे एग्जाम था, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लाया, और वो ये लाया कि अगर आर्ट और कल्चर ओके ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे रहा है तो ये एग्जम्पशन मिलेगा। इस पॉइंट को थोड़ा समझो, यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि लोगों ने जीएसटी में टैक्स छुपाने के लिए इसका बहुत यूज किया। जैसे ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई वो जो यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है आर्ट और कल्चर में, उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा वगैरह ऐसा होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। कोई अनपढ़ आदमी भी अगर सर्विस देगा तो एग्जम्प्ट है। अब लोगों के पास जो ब्लैक मनी था, वो ब्लैक मनी इन्होंने इस नाम से वाइट किया कि घर में वाइफ डांस क्लासेस ले रही है, पेंटिंग क्लासेस ले रही है, क्वालिफिकेशन थोड़ी जरूरी है, वो स्किल है, टैलेंट है, वो वैसे ही ले रही है। ओके, तो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड क्लासेस ले रही है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, और सबके नाम पे ओके 25 लाख 30 लाख का पैसा ले लिया। ओके, सब एग्जाम था, और टैक्स इवेजन जो मतलब सबके नाम पे कैश ब्लैक की व्हाइट कर दिया, टैक्स प्लानिंग कर ली। तो जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि यार लोग ये आर्ट और कल्चर के नाम से पैसा ले रहे हैं, और ये जो पैसा ले रहे हैं इवन कंपनी बना के, पार्टनरशिप फर्म बना के ये पैसा ले रहे हैं, तो और वो एग्जम्पशन में आ रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं कल्चरल, जो ये ट्रेनिंग इंडिया में आर्ट और कल्चर की ट्रेनिंग बढ़नी चाहिए इसलिए एग्जम्पशन दिया, लेकिन इसका गलत फायदा लिया जा रहा है। तो वो केस में गवर्नमेंट ने ये एग्जम्पशन अब सिर्फ इंडिविजुअल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब अगर कोई कंपनी होगी जो आर्ट और कल्चर में सर्विस दे रही होगी, या पार्टनरशिप फर्म होगा जो आर्ट और कल्चर में सर्विस दे रही होगी, तो उनको यहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दिस एग्जम्पशन रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल। दूसरा, ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज स्पोर्ट बाय अ चैरिटेबल एंटिटी। अगर स्पोर्ट सर्विस यानी स्पोर्ट में ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस होगी तो ये एग्जम्पशन तभी मिलेगा अगर वो चैरिटेबल एंटिटी होगी, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो, दो क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है। ट्रेनिंग कोचिंग जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में दिया जा रहा है, और वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी आर्ट और कल्चर होगा, तो वो सिचुएशन में इंडिविजुअल देगा तो एग्जाम, यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल दिया तो एग्जाम। बी क्लॉज में अगर स्पोर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है तो एग्जम्पशन तभी मिलेगा अगर ये चैरिटेबल एंटिटी ने दिया और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो। तो चलिए, ये हमने देखा
एंटरटेनमेंट सेक्टर, इसमें बहुत सारे एग्जाम्शन मैंने कवर कर लिए, एक चार्ट में बहुत सारे एग्जाम्शन से हमारे कवर हो गए। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया तो ई टाइप कीजिएगा एंटरटेनमेंट सेक्टर का, और जितने भी स्टूडेंट है सब ने यहाँ पे टाइप करो, और अच्छा लगा तो लाइक करो। ओके, ई टाइप करो और अच्छा लगा तो लाइक करो। नाउ नेक्स्ट, एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। ठीक है, एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ क्या? टोल चार्जेस। जो आपको टोल चार्जेस लगते हैं टू एक्सेस द रोड और ब्रिज, जैसे कोई एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे हैं और आपको जो टोल चार्जेस लगते हैं, तो वो टोल चार्जेस इज अ सर्विस, प्लस उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। या फिर एक्सेस टू रोड और ब्रिज का एन्यूटी पेमेंट किया, ये एन्यूटी मतलब एनुअल टोल चार्जेस दिए। एक आप हर ट्रिप पे टोल चार्जेस देते हो, वो भी एग्जम्प्ट है, और आप एनुअल ट्रिप के टोल चार्जेस दे रहे हो तो वो भी एग्जम्पशन में है। ठीक है, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट एंट्री 23A डज नॉट एग्जाम जीएसटी ऑन द एन्यूटी पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। देखो, ये जो एन्यूटी को एग्जाम्पशन दिया, ये एक्सेस टू रोड को दिया गया है। ये एन्यूटी को जो एग्जाम्पशन दिया गया, ये एक्सेस टू रोड को दिया गया। अगर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का एन्यूटी होगा तो उसको एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, एक्सेस टू रोड को एग्जाम्पशन दिया गया है। उसके बाद में सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, तो ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, प्रोवाइडेड बाय, ओके, प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन मतलब फॉरेन एम्बेसीज है, जैसे यूएस एम्बेसी है, यूएस कॉन्सुलेट है, ओके, और जितने भी फॉरेन एम्बेसीज जिसे हम राजदूत कहते हैं, वो जो सर्विसेज इंडिया में देंगे, वो सर्विसेज यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो वो सब एग्जम्प्ट रहेगी। पर अब आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पहले आरबीआई की सर्विस वगैरह सब एग्जाम थी, अब वो सब निकाल लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया ये हमने देखा, तो यहां तक के एग्जाम्शन हमें देखे। चलो अब आ जाओ, सर्विस प्रोवाइडेड टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। चलो इसको देखते हैं। पहला देखो, सर्विस एग्जाम्शन क्या है? सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ओके, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है, आई रिपीट गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो या लोकल अथॉरिटी हो, ये सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है तो एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। लेकिन गवर्नमेंट की 4 सर्विसेज टैक्सेबल रहेगी। कौन सी 4 सर्विसेज टैक्सेबल रहेगी? पहला, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब देखो यहां पे 2022 में क्या चेंज आया। पहले क्या था? पहले जो है यहां पे सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, ओके, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, ओके, और एजेंसी सर्विस, ये 4 ही टैक्सेबल थी। अब उन्होंने वो सब हटा दिया और कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विसेज देगा तो वो टैक्सेबल रहेगा। ओके, आई रिपीट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विसेज देगा तो वो टैक्सेबल रहेगा। लेकिन साथ साथ में और एक एग्जम्पशन लाया, और वो कौन सा एग्जम्पशन लाया? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक एंट्री इंट्रोड्यूस की, सीरियल नंबर 24C, और सीरियल नंबर 24C में वो एंट्री उन्होंने इंट्रोड्यूस करके ये बताया कि सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ, सॉरी, एक मिनट बेटा, ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, एक मिनट।
देखो फिर से एक बार लेता हूं, जो भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी देगी वो सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी एक्सेप्ट फॉर ए सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विस देगी वो टैक्सेबल, पर उसके साथ साथ और एक एग्जम्पशन लाया जो हमें पढ़ना जरूरी है। सीरियल नंबर 24C में कहता है सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जहां इन्वोलप का वेट लेस देन 10 ग्राम है वो एग्जाम रहेगा। मतलब एक तरफ कहते हैं कि सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विस टैक्सेबल है, लेकिन दूसरे एंट्री में कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पोस्ट कार्ड सर्विस जो बहुत बेसिक सर्विस है, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जिसमें वेट 10 ग्राम से नीचे है, ये एग्जाम्प्ट रहेगी। मतलब क्या, हिंदी में लिखो यहां पे कि इसके अलावा, यानी ये जो सर्विस है इसके अलावा ऑल अदर सर्विसेज ऑफ पोस्ट आर टैक्सेबल, ऐसा लिखो। ओके, इसके अलावा ऑल अदर सर्विसेज ऑफ पोस्ट आर टैक्सेबल नाउ। ओके, पहले सिर्फ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट ही टैक्सेबल थी, अब ऐसा नहीं है। अब ये 4 बेसिक सर्विस के अलावा कोई भी सर्विसेज ओके पोस्ट देता है तो नाउ इट इज टैक्सेबल। देन चलो तो इसके अलावा बाकी सारी सर्विसेज जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगा वो टैक्सेबल। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दिया इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, यानी अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पोर्ट या एयरपोर्ट पे कोई सर्विसेज देता है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। तीसरा, गवर्नमेंट ने अगर गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा। ओके सॉरी, सेकंड केस में पोर्ट और एयरपोर्ट पे सर्विस दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि हम एक्सेप्शन देख रहे हैं। नाउ थर्ड, अगर गवर्नमेंट की गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो वो टैक्सेबल रहेगी, सब्जेक्ट टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एग्जम्पशन। अब देखो इसको कैसे पढ़ना, गवर्नमेंट कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देगा, इवन दो वो गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, वो टैक्सेबल रहेगा। बट ओके, आपको साथ साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ख्याल रखना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को एसी क्लास और फर्स्ट क्लास ही टैक्सेबल है, बाकी एग्जम्प्ट है, तो फिर आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि इस एंट्री में बोला कि गवर्नमेंट गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देती है तो वो टैक्सेबल रहेगा, पर इसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एग्जम्पशन भी देखना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एग्जम्पशन में ये लिखा है कि रेलवे स्लीपर क्लास या फिर जनरल क्लास को एग्जम्पशन देगा तो वहां एग्जम्पशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर A to C। मतलब क्या, A to C छोड़ के A, B और C, ये A to C छोड़ के कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दिया, आई रिपीट, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा। ओके, वो टैक्सेबल रहेगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है, थोड़ा अगर आप लॉजिकली जाते हो, और आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो हमने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया था। ओके, अगर आप लॉजिकली जाते हो तो आपको बताता हूं, यहां क्या कहते हैं, कोई भी सर्विस, एनी सर्विस बिजनेस एंटिटी को अगर दिया, बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल होगा। मतलब क्या, ओके, मतलब मेरे को मैसेज क्या आया कि फिर शायद ये एग्जम्पशन, शायद क्या कंफर्म, ये एग्जम्पशन अगर गवर्नमेंट देता है और वो पब्लिक को देता है तो उसको एग्जम्पशन है। क्यों, क्योंकि बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल करवा दिया। इसका मतलब ये जो पहले लाइन में एग्जम्पशन दिया, ये एग्जम्पशन वो एग्जम्पशन है अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पब्लिक सर्विसेज देती है फॉर कंसिडरेशन तो उसको एग्जम्पशन है। ठीक है, तो ये उसको। दूसरा, ओके, ये जो पोस्ट की सर्विस, वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विस या गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये सर्विस अगर देते हो तो टैक्सेबल है। तो मैं ये इंटरप्रिटेशन इस पे ले सकता हूं कि यहां पे कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी, ये तीनों के अलावा कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी तो टैक्सेबल होगा। ये 3 सर्विस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सर्विस किसी को भी दिया मतलब पब्लिक को दिया होगा या बिजनेस एंटिटी को दिया होगा, ये किसी को भी दिया तो भी टैक्सेबल। जैसे पोस्ट की सर्विस, स्पीड पोस्ट सर्विस, एक छोटा बच्चा भी स्पीड पोस्ट करवा होगा तभी टैक्सेबल, या फिर यहां पे कोई कंपनी का स्पीड पोस्ट है तो भी टैक्सेबल। तो पहली सर्विस, दूसरी सर्विस और तीसरी सर्विस किसी को भी दिया, पब्लिक को दिया हो या बिजनेस को दिया हो तो टैक्सेबल। तो ये 3 सर्विस, और यहां पे बाकी गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी। या एक बार फिर से गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस एग्जम्प्ट,
अगर एक्सेप्ट बिजनेस एंटिटी को दिया होगा, तो अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज भी है। और आपको अगर रिवर्स चार्ज का चार्ट याद होगा तो ये 3 सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, वेसल एयरक्राफ्ट की सर्विसेज और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये केस में टैक्सेबल आती है और फॉरवर्ड चार्ज में आती है। और ये 4 छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की एग्जम्प्ट रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे और कुछ एग्जम्पशन, टर्नओवर और वैल्यू बेस्ड एग्जम्पशन। ओके, यहाँ पे ये देखो क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। अब हमने देखा कि बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो वो केस में टैक्सेबिलिटी आती है और वो केस में तो रिवर्स चार्ज भी आता है। लेकिन बिजनेस एंटिटी के लिए और एक एग्जम्पशन है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी वेयर एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल वो लीगल सर्विस जैसा। अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया पर वो बिजनेस एंटिटी छोटा आदमी है, क्यों छोटा आदमी है? क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो ऐसे केस में सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी और रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं आएगा। ओके, ये एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। एक बार फिर से, अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, तो करंट ईयर में जो भी उसने सर्विस लिया होगा गवर्नमेंट से एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन ये एग्जम्पशन यहाँ पे कहाँ अप्लीकेबल नहीं है? सर्विस प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज A to C। मतलब क्या? लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की होगी तो वो किसी को भी दो, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। अगर वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विस होगी, किसी को भी दो, छोटे बच्चे को भी दो, तो भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, जैसे एसी क्लास में जो जा रहा है, बच्चा जा रहा है या कोई भी जा रहा है, तो ये टैक्सेबल है। ओके, तो ये जो एग्जम्पशन है ओके वो A to C में अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या? मतलब A to C तक की सर्विसेज अगर ऐसे कोई छोटे बिजनेस एंटिटी को भी दिया जा रहा होगा जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो भी ये टैक्सेबल होगा और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा। दूसरा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद करो वो चार्ट रिवर्स चार्ज वाला। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, और बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज। मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी, ओके, वहां पे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये किसी को भी दो तो भी जीएसटी आएगा। दूसरा सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी वे ग्रॉस अमाउंट चार्ज, जीएसटी मतलब ग्रॉस अमाउंट चार्ज पर इनवॉइस does not exceeds rupees 5,000 in case where continuous supply of service the limit is 5,000 in a financial year। मतलब क्या? मतलब अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है, किसी को भी दे रहा होगा, अगर बिल अमाउंट 5,000 या उससे कम होगा, आई रिपीट, बिल अमाउंट 5,000 या उससे कम होगा तो उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट ये एग्जम्पशन नॉट एप्लीकेबल है। ओके, अगर वो A to C में आता होगा, जैसे पोस्ट की सर्विस होगी, स्पीड पोस्ट सर्विस होगी, तो वो 50 रुपए का भी बिल होगा तो भी जीएसटी आएगा। ये 2 एग्जम्पशन फिर से समझ लो, दोनों को यहाँ पे स्टार करना है एग्जाम के हिसाब से। गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो टैक्सेबल है और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, पर प्रोटेक्शन दिया गया छोटे बिजनेस एंटिटी को। छोटे बिजनेस एंटिटी कहां से पता चलेगी? अगर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो वो बिजनेस एंटिटी छोटी बिजनेस एंटिटी मानी जाएगी, और उसको अगर सर्विसेज दिया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी और रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं आएगा। लेकिन ये एग्जम्पशन ओके 2 केसेस में अप्लीकेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट की सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की होगी, B क्लॉज की होगी, C क्लॉज की होगी, तो वो किसी को भी दिया तो भी टैक्सेबल है, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को भी टैक्स दिया तो टैक्सेबल है। दूसरा एग्जम्पशन, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है जहां ग्रॉस अमाउंट चार्ज ओके पर इनवॉइस, यानी इनवॉइस की अमाउंट 5,000 या उससे कम है और ये सर्विस गवर्नमेंट किसी को भी देता है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन उसमें A to C जो है वो नहीं आएगा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ये 5,000 वाला क्लॉज अप्लीकेबल नहीं है, या वेसल और एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर उनको अप्लीकेबल नहीं है। ये वाला पॉइंट समझा क्या बेटा? प्लीज बताओ। समझा होगा तो यहाँ पे 7 टाइप करो, समझा होगा तो 7 टाइप करो। चलो फटाफट। दूसरे एग्जम्पशन जो गवर्नमेंट सेक्टर के है, ओके, ये एग्जम्पशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेस्ड एग्जम्पशन, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, ड्राइविंग वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट ये जो बेसिक सर्विसेज देती है, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ओके, ये सर्विसेज अगर गवर्नमेंट देती है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, आई रिपीट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, मतलब कि फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है उसकी फीस, या पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है उसकी फीस, तो कोई भी एक्ट में जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस लेती है वो एग्जम्प्ट रहेगी। ओके, गवर्नमेंट की सर्विस लाइक टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक फॉर प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज, ओके, गवर्नमेंट की टेस्टिंग सर्विस, कैलिब्रेशन सर्विस, ओके, सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज, ये सर्विसेज गवर्नमेंट की एग्जम्प्ट रहेगी। उसके बाद में ओके, यहां देखो अदर सर्विसेज जैसे असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल फार्मर फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, अगर फार्मर को यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स दिया गवर्नमेंट ने और वो नेचुरल रिसोर्सेज के राइट एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दिया तो वो एग्जम्पशन में रहेगा। ओके, एक मिनट फिर से रिपीट करता हूं, अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे फार्मर को नेचुरल रिसोर्सेज के राइट दिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पज तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगेंस्ट consideration in the form of grant to another, okay, government or local authority received from the government or local authority. Okay, service provided by government entity against the grant, okay, जो गवर्नमेंट एंटिटी को ग्रांट मिलती है उसकी अगर सर्विसेज होगी तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगी। उसके बाद में ओल्ड एज होम, ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने प्रायोरिटी सी में रखा तो भी चलेगा। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, अगर ये वृद्धाश्रम गवर्नमेंट चला रहा है या चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है और वहां ओके जो लोग रह रहे हैं वो 60 के अबो है, यानी ओल्ड एज होम होगा और वहां पे 60 के अबो लोग रह रहे होंगे और ये गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है जिसमें पर मंथ पैसा 25,000 तक लिया जा रहा है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, और ये 25,000 इंक्लूडिंग बोर्डिंग, लॉजिंग एक्सेट्रा चार्जेस। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जम्पशंस, ये यहां तक समझ में आया। जो जो इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, जो एग्जम्पशंस नॉर्म ओके ठीक है आपने पढ़ के जाना चाहिए तो वो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ ये कुछ और एग्जम्पशन है, ये कुछ और एग्जम्पशन है, हो सकता है आपके चार्ट में यहां दिए हो या हो सकता है आपके चार्ट में नीचे अलग से दिए हो, वो आपने देख लेना। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये जो एग्जम्पशन है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। दूसरा, फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सी बार गवर्नमेंट लिक्विडेटेड डैमेजेस लगाती है, तो गवर्नमेंट जो यहाँ फाइन या लिक्विडेटेड डैमेजेस लगाती है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इंपोर्ट कंटेनर बाय कस्टम ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर कोई मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस लगा रहा है तो वो एग्जाम, या राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर कोई सर्विस देगी तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगी। शायद आपके चार्ट में यहां पे भी दिया होगा या शायद मैंने नीचे भी दिया होगा, देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज हमने यहाँ पे देखी, बहुत सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो यहाँ पे एग्जम्प्ट है। चलिए ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अभी हम देख रहे थे सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अब ये जो है सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को किसी ने सर्विस दिया तो इसमें ओके बाकी आप रीड करोगे, सिर्फ मैं फोर्थ वाला पॉइंट रीड करूंगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट। ओके, मैं फोर्थ वाला पॉइंट यहां रीड करूंगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट वेयर फॉर विच 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट। समझ लो मैं गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूं, जीएसटी के, जीएसटी डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूं, तो मैं जो सर्विस यहाँ पे गवर्नमेंट को दे रहा हूं और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूं गवर्नमेंट जिसमें 75%, 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही है, मतलब जो मेरा पैसा आ रहा है मिनिमम 75% पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट को देगा जहां कॉस्ट फिर 75% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो वो केस में वो सर्विस टोटली एग्जम्प्ट रहेगी। उसके बाद में बेटा स्पोर्ट्स सेक्टर में मैं पहला वाला एंट्री लूंगा, यहां पे सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी बाय
इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, कोई भी प्लेयर अपने स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दे रहा है, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, ये लिस्ट लर्न करना, ये लिस्ट लर्न करना। ओके, जितना इसमें दिया उसको ही एग्जम्पशन है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय ओके रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन रहेगा। या एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दे रहा है, तो वो केस में एग्जम्पशन रहेगा। फिर से कह दूं मैं यहाँ पे, ओके, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम मैनेजर को एग्जम्पशन दिया है। समझ लो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी है और ओके मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, फेडरेशन है वगैरह, ओके, वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी मानी जाती है। और समझ लो कोई कमेंटेटर है, कमेंटेटर ने सर्विस दिया तो नहीं, वो एग्जम्पशन में नहीं आता है, लिस्ट में नहीं है। सिलेक्टर ने सर्विस दिया, वो एग्जम्पशन में नहीं आता है, इस लिस्ट में नहीं है। ओके, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी में अगर प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर दे रहा है तो यहाँ पे एग्जम्पशन होगा। बाकी एग्जम्पशन तो यहाँ पे दिए है, या आपने रीड कर लेना बेटा यहाँ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट हो गया अब मैं वही कवर करूंगा। बाकी मैंने कुछ एग्जम्पशन के तो टाइटल्स ही दिए जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है यहाँ पे। पर मैं सेफर साइड चलूंगा, आपको अगर बाकी एग्जम्पशन पढ़ने तो आपके रेगुलर नोट्स आप पढ़िएगा। सॉरी 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 सॉरी, अब मैं एक एग्जम्पशन जो यहाँ पे RWA मेंबर से रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा ये एग्जम्पशन लेना चाहूंगा, केयरफुली पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड, एक मिनट, हाँ एक मिनट, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी, अगर ये सर्विसेज कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी होगा, बीओआई होगा, और अगर ये सर्विसेज अपने मेंबर को दे रहे हैं, कोई हाउसिंग सोसाइटी होगी अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहे हैं एज पर सेक्शन 7(1)AA, इंडिविजुअल छोड़ के बाकी कोई भी बॉडी होगी, फिर वो ज्वाइंट वेंचर हो, एसोसिएशन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, क्लब हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और वो अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहा है, तो वो सप्लाई है, वो सप्लाई माना जाएगा। तो अगर ये अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर को सर्विसेज दे रही है बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब ये रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस क्या होता है? जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मंथली कॉमन एक्सपेंसेस है, ओके, कोई ऑटो एसोसिएशन है, कोई कैब एसोसिएशन है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, और वो ऑटो एसोसिएशन में सारे उसके ऑटो वाले मेंबर्स है, ओके, कोई क्लब है, ओके, यहाँ पे और उसके मेंबर है। तो कॉमन जो खर्चा होता है सभी मेंबर बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हाउसिंग सोसाइटी है, कॉमन जो खर्चा होता है बेटा, तो ये कॉमन खर्चे के लिए मंथली चार्जेस होते हैं जिसको रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हो, ओके, जैसे आप कोई हाउसिंग सोसाइटी में ले रहे हो, तो वो हाउसिंग सोसाइटी में यहाँ पे जो मंथली चार्जेस है, सुनो, जो मंथली चार्जेस आपसे लिए जाते, ये मंथली चार्जेस मेंटेनेंस चार्जेस क्यों लिए जाते? जो कॉमन खर्चा हुआ उसका रिइंबर्समेंट या शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन आपसे लिया जा रहा है, तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन दिया है। इसमें स्पेशली मैं हाउसिंग सोसाइटी का लेना चाहूंगा। हाउसिंग सोसाइटी या रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, RWA का मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अगर RWA या हाउसिंग सोसाइटी होगी तो वो केस में मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,000 पर मंथ पर एग्जम्पशन है, पर मंथ पर मेंबर, ठीक है, फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर। जो मंथली कॉमन खर्चे होते हैं गुड्स खरीदने के, सर्विस खरीदने के, तो उसके जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं सोसाइटी के 7,500 पर मंथ पर मेंबर तक एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर आपके ये मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 के ऊपर हो गए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है,
आई रिपीट, 7,500 के ऊपर हो गए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन। इफ एसओ मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस बाय RWA, RAW नहीं, इसको करेक्शन कर लेना, RWA to its member for contribution up to 7,500 per month per member are exempt. If RWA required to pay GST only if such subscription exceeds 7,500 per month per member, and ATO मतलब aggregate turnover of RWA by way of SOS और SOG okay, greater than or equals to 20 lakhs। ये पॉइंट को समझ लो। अगर कोई यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है या रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है और ये यहाँ पे उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे होगा, सॉरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होगा, ओके, क्योंकि 20 लाख से नीचे होगा तो फिर तो वो थ्रेशोल्ड में ही है। अगर वो थ्रेशोल्ड में है तो फिर तो जीएसटी नहीं आता है। अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होगा और यहाँ पे वो जो मंथली सब्सक्रिप्शन 7,500 पर मेंबर ले रहे होगे, तो जिसको भी 7,500 पर मेंबर चार्ज किए वो एग्जम्प्ट रहेगा। जिसको 7,500 के ऊपर चार्ज किया वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। नाउ RWA आर ऑल्सो एंटाइटल फॉर ITC। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। द सेलिंग ऑफ 7,500 पर मंथ शैल बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ओन बाय हिम। समझ लो कोई सोसाइटी में मेरे 2 अपार्टमेंट है, सुनना ध्यान से, कोई सोसाइटी में मेरे 2 अपार्टमेंट है, एक ही नाम से है, ओके। अब ये अपार्टमेंट का भी मेंटेनेंस दे रहा हूं, दूसरे अपार्टमेंट का भी मेंटेनेंस दे रहा हूं, तो मुझे दोनों का मिला के 7,500 देना पड़ेगा, ओके, या फिर ओके इंडिविजुअल अपार्टमेंट को इंडिविजुअल एग्जम्पशन मिलेगा। तो फॉर ईच रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आपको एग्जम्पशन मिलेगा। And now next, if amount exceeds 7,500, then GST shall be payable on entire amount। अगर आपका मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 के ऊपर है, समझ लो 9,000 पर मंथ पर मेंबर है, तो फिर टोटल 9,000 इज टैक्सेबल। तो ये था रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी बेटा। नाउ टूर ऑपरेटर सर्विस। अब मैं आपको ये कहूंगा कि ये टूर ऑपरेटर सर्विस आपने ओके साथ साथ में अमेंडमेंट देखना है और ओके ये टूर ऑपरेटर सर्विस जो है यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ओके इसके लिए ओके लिख दो वहाँ पे रेफर अमेंडमेंट, बहुत अच्छे से मैंने समझाया और अमेंडमेंट जरूर देखना, पर मैं यहाँ पे चार्ट में आपको समझा देता हूँ। टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया सप्लाइड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट द टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म आउटसाइड द इंडिया, ओके वो एग्जाम्प्ट रहेगा। देखो अगर कोई इंडियन टूर ऑपरेटर है और वो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है, कुछ इंडिया में और कुछ इंडिया के बाहर, तो इंडियन टूर ऑपरेटर जो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया, तो वो केस में जितना इंडिया के बाहर सर्विस दिया है वो एग्जम्प्ट रहेगा। पर इसके कैलकुलेशंस ओके यहाँ पे कैसे होंगे क्या होंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट जरूर देखिएगा एग्जम्पशन का। तो चलिए, इवन दो मैंने एग्जम्पशन चैप्टर यहाँ पे खत्म किया है ओके और सारे इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस देखे हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा ये चैप्टर की अमेंडमेंट मस्ट देखना, क्योंकि कौन से एग्जम्पशंस रिमूव हुए हैं, कौन से एग्जम्पशंस यहाँ पे जो रिमूव हुए हैं वो भी केयरफुली पढ़ना। और ये इंडियन ओके ये टूर ऑपरेटर की सर्विस जो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है, इससे रिलेटेड मैंने कैलकुलेशंस भी दिए है, वो कैलकुलेशन अच्छे से करके जाना, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये चैप्टर जो है एग्जम्पशन खत्म किया। मैं मानता हूँ कुछ एग्जम्पशन हमने बहुत डेप्थ में देखे, कुछ एग्जम्पशंस जो है ओके जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको पढ़ा है, और कुछ एग्जम्पशंस आपको रीड करना पड़ेगा क्योंकि मोर देन 80-90 एग्जम्पशंस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ओके ये सारे एग्जम्पशंस हमने देखे, साथ साथ में अमेंडमेंट जरूर देखिएगा। ठीक है, ये आपको अमेंडमेंट में मिल जाएगी बेटा, कौन कौन से एग्जम्पशन रिमूव है उसकी लिस्ट जब आप अमेंडमेंट देखोगे तो अमेंडमेंट में आपको मिल जाएगी। जैसे होटल वाला एग्जम्पशन रिमूव हो गया है, तो आप अमेंडमेंट जरूर देखिएगा, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से एग्जम्पशन रिमूव हुए हैं। ठीक है, चलो
ओके, अब मैं आपको ये बता दूं, जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, नेक्स्ट रिवीजन सेशन जो रहेगा वो कल मॉर्निंग में रहेगा, और वो रिवीजन सेशन आपने जरूर करना है, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आईटीसी नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं, आईटीसी, और कल मॉर्निंग में 8 बजे ही रहेगा, ठीक है? तो वो रिवीजन सेशन जरूर देखिएगा। ओके, सो थैंक यू बेटा, और आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा।